अब हम अपने ये जो दो एंड्स हैं वॉयलेट और रेड एंड, इनको एक बार पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, क्या यही दो एंड हैं भी कि नहीं है। मान लो मैं आपको कोई लाइट दिखाऊंगा सिंपल, जैसे मैंने टॉर्च लाइट फोन से ऑन की, आप ये बताओ ये कौन सी लाइट है? वाइट लाइट है, नजर आ रहा है ना सभी को? ठीक है, डेफिनेटली वाइट लाइट है। मैं कोई भी अपना एक, यहाँ से मैंने ये वो राइटिंग पैड है, पेपर पैड दिख रही है आपको, राइटिंग पैड सिंपल जो होती है, ठीक है। अब मैं इसके एंड्स को विजुअलाइज करना चाहूंगा कि सच में ये एंड्स हैं भी कि नहीं है इसमें। मैंने इस राइटिंग पैड में देखो एक पेज लिया, एक पेज में से अगर मैं लाइट निकालूं तो मुझे लगता है आपको व्हाइट ही नजर आनी चाहिए। क्या दिख रहा है? व्हाइट साइड। यस सर। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इस पे पेजेस बढ़ाऊंगा। मैंने 2 पेज लिए, रुको मैं बढ़ाता हूँ, 3 पेज और 2 पेज आगे लगा दिए। ये कौन से एंड की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? ये स्पॉट रेड। पक्का बताओ, मतलब ऐसे नहीं, क्या विजुलाइज हो रहा है ये रेड एंड? यस सर। रेड की तरफ दिख रहा है ना? इसका मतलब क्या है? सुनो, ये पेपर एक ऐसा मटेरियल है, ये वाला पेपर, अलग अलग पेपर अलग अलग तरह के होते हैं। आपने पढ़ा होगा पेपर एक ऑर्गेनिक मैटर है, सेल्यूलोज और इनसे मिलके बने होते हैं, है ना? तो इस पेपर का मटेरियल ऐसा है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो वॉयलेट एंड की तरफ है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वॉयलेट एंड की तरफ है। उस फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आएगी तो वो उसे एब्जॉर्ब कर देगी, बाकी को पास कर देगी। जैसे आपने सुना है, एक बोलते हैं कि टीचर और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, बोलते हैं कि नहीं ऐसा? कई बार ऐसे बोला जाता है कि भाई टीचर और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तभी समझ आता है, तभी समझ में आता है, बोलते हैं ना? एक मैं कॉमन भाषा की बात बता रहा हूँ, कोई साइंस की बात नहीं बता रहा। जनरली कई बार ऐसे बोलते हैं टीचर और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए तभी बातें समझ आती हैं। तो होता क्या है, इस पेपर की जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और आने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वो मैच हो जाए तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो मैच नहीं हुई वो आगे निकल जाएंगी। तो इनमें से कौन सा एंड निकला था अभी आपने देखा? कौन सा एंड हमें विजुलाइज हो रहा था? रेड वाला। हमने देखा कि जो हाँ जो रेड एंड है वो आगे निकल रहा है। इसका मतलब इस पेपर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसी है? राइटिंग पैड का जो पेपर है रेड की तरफ है, वॉयलेट की तरफ है? बताओ। रेड ना, रेड को तो इसने पार निकाल दिया, रेड को तो इसने पार निकाल दिया। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस तरह की है? वॉयलेट की तरह, इसीलिए इसने वॉयलेट को एब्जॉर्ब किया। अब देखो मैं कुछ और पेपर लेता हूँ, हर पेपर अलग अलग तरह का है। मैंने कुछ A4 साइज शीट्स उठाई, उस राइटिंग पैड से लग दिख रहा है A4 साइज शीट्स हैं। यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने 2 पेपर लिए और इसमें से लाइट पास की। क्या आपको व्हाइट नजर आ रहा है? यस सर। व्हाइट ही है। अब मैं कुछ और पेपर्स लगा दिए। अब मैं देख रहा हूं क्या किसी साइड ये गया है या अभी भी पक्का वॉयलेट साइड जाता दिख रहा है? यस सर। हाँ मैं भी देखता हूँ भाई, मुझे तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। आपको फोन में दिख पा रहा है कि नहीं वो पता नहीं, मुझे दिख रहा है ना वॉयलेट। कौन सा पेपर है? ये A4 साइज जो आपके राइटिंग पेपर नहीं होते क्या, जिसपे फोटोस्टेट और ये सब निकालते हैं, पेपर निकालते हैं, वो समझ गए हो? अब ये बताओ इस पेपर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी, किसके साइड है? रेड एंड की तरफ। तो इसमें से वॉयलेट एंड पास हो गया। और इन दोनों पेपर से क्या आपको ये समझ आ गया कि दोनों एंड हमें विजुलाइज हो गए कि व्हाइट लाइट में एक वॉयलेट एंड होता है और एक रेड एंड। हाँ जी भाई बोलो, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस ठीक है, ये आपने लिख तो लिया था ना पहले ही? यस सर। मिटाता हूं मैं। और देखो इतनी सी बात पे ऑब्जेक्टिव सवाल बन के आ जाए, इतनी सी बात पे लाइट पास हो रही है, बोल दे कि एक पेपर में से रेड लाइट पास होगी या वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो बताओ उस पेपर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेड के करीब है, वॉयलेट के करीब है?
बताओ। क्रॉस कौन सी हो रही है? रेड क्रॉस हो रही है, वॉयलेट एब्जॉर्ब हुई है, तो इसके ऊपर वॉयलेट। ठीक है, इस फिनोमिना का नाम क्या होता है? इस फिनोमिना का नाम मैं ऑप्शन देता हूं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सुनो और सुनो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या रेजोनेंस। Diffraction. दिस फिनोमिना इज रेजोनेंस, दिस फिनोमिना इज रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस का मतलब ही होता है एक सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर बाहर से आने वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो जाए तो उस सोर्स की सारी एनर्जी वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं। इसी चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या फिनोमिना है, समझ आया? एक और एग्जांपल मैं देता हूं। माइक्रोवेव ओवन सुने आपने? माइक्रोवेव ओवन Yes, sir. किसी के घर में है? आप में से कुछ के घर में तो होगा शायद। Yes, sir. हैं, ठीक है। देखो अब इधर सुनो, ये बीच वाला पार्ट आपका कौन सी लाइट थी? विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। ये यहां तक जो लाइट है दिस इज सनलाइट, यहां तक जो लाइट है दिस इज सनलाइट, ये आपकी सनलाइट है, ये आपकी सनलाइट है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ लाइट्स होती हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा उसमें सन के अलावा यहां इधर सबसे बाहर होती है रेडियो वेव, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। उसके बाद होती है माइक्रोवेव, जिसकी वेवलेंथ थोड़ी कम है। फिर आता है इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर आता है एक्सरे और फिर आता है गामा रे। क्या आपने कभी आज तक ये सीक्वेंस याद की है क्या? आज तक? Yes, sir. मैंने बनवाया था ये। ठीक है। इनमें से हीट वेव कौन सी है? हीट वेव इंफ्रारेड, ये है आपकी हीट वेव। लेकिन फिर भी ओवन हीट वेव ओवन नहीं होता। माइक्रोवेव ओवन होने का क्या मतलब है? हीट वेव तो इंफ्रारेड वेव है, फिर भी ये माइक्रोवेव ओवन क्यों वर्ड यूज हो रहा है? तो उसका रीजन सुनो। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी होती है जितनी की जो वाटर मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है फूड पार्टिकल्स में। फूड पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वही माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही माइक्रोवेव आएगी क्या वो एब्जॉर्ब हो जाएगी कि नहीं, बताओ? अभी पढ़ा ना हमने, वही पार्ट है। वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो ऑसिलेशन करवाएगी, एनर्जी देगी और उससे थर्मल एनर्जी बढ़ती है जिससे चीजें गर्म हो जाती है। समझ गए हो? ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन मैं एक मिनट यहाँ मिटा दूं। नहीं, इधर का तो आपने लिख ही दिया है। सर इंफ्रारेड के साइड में क्या लिखा हुआ है? ये यस सर। माइक्रोवेव, ये इधर रेडियो वेव। ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आया नीट के पेपर में, माइक्रोवेव ओवन इज बेस्ड ऑन। अब मुझे एग्जैक्टली ऑप्शंस याद नहीं है, लेकिन जो उसका सही आंसर था, सही आंसर क्या था? रेजोनेंस। क्या आपको ये बताओ, लाइट की बेसिक बातें समझ आई कि नहीं? क्या है क्या नहीं है? ठीक है। और हमने प्रैक्टिकली, मैंने तो फोन पे ही दिखाया, स्कूल में होते और ढंग से देखते, लेकिन फोन पे भी आप समझ गए हो। अच्छा, अगर नहीं भी समझे हो, ये टॉर्च लाइट तो सबके पास है, फोन सबके पास है घर पे। ठीक है, फोन आप सभी के पास है, पेपर आपके पास है, कोई भी दो अलग अलग टाइप के पेपर, एक पेपर लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ। क्या इस क्लास के बाद घर पे करके देखोगे ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी? पक्का करके देखनी है, पक्का। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो आपसे छोटी क्लास में, हैं क्या बताओ? किसी के छोटे भाई बहन है, कोई 8th में, 7th में, 9th में, तो उन्होंने भी विबग्योर पढ़ रखा होता है। आप कम से कम उन्हें आज वॉयलेट और रेड एंड बना के दिखाओ, वॉयलेट और रेड एंड। क्लियर? ठीक है, करके दिखाना है काम। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। करके दिखा दो सर। सर मेरा एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था दोबारा। एक मिनट, वो फोन कहाँ गया?
चलो आप सभी बच्चे एक बार फटाफट दोबारा से देख लेंगे। मैं ये बता रहा था, ये आपकी कौन सी लाइट है, ये कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब ये विजिबल लाइट, इसमें विबग्योर होता है वॉयलेट एंड से लेकर रेड एंड। अब मैंने एक बार एक ये शीट ली, पैड लिया है, राइटिंग पैड, इसके पेपर ऐसे मटेरियल से मिलके बने हैं, इस तरह से वो अरेंज है कि उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वॉयलेट एंड की तरफ है। तो इस व्हाइट लाइट का वॉयलेट की तरफ वाला हिस्सा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कौन सा पार्ट पास होगा इसमें से? रेड वाला। एब्जॉर्ब होने का मतलब है जितनी इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। मैं ये व्हाइट लाइट इसमें से पास करता हूं, मैंने 4-5 पेपर लगाए। भाई पता नहीं मुझे आपको दिख रहा है कि नहीं, रेड एंड और लगाऊं एक आधे? पेपर और लगा, 1-2 पेपर और लगा देता हूं। यस सर। हाँ भाई, जिन्होंने अभी पूछा था क्या रेड एंड नजर आ गया? यस सर। इसका मतलब वॉयलेट एंड इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, वॉयलेट एंड इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, यानी कि इस पेपर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी वॉयलेट एंड की तरफ है। फिर मैंने कुछ A4 साइज शीट्स ली थी, कुछ 5-6 शीट्स, ये वाली शीट, और इनमें से ये लाइट पास की। अभी बताओ, अभी अगर कलर नजर आ रहा है तो? यस सर, वॉयलेट कलर। वॉयलेट नहीं, जिन्होंने मुझसे पूछा था बाद में वो क्लियर बताओ, क्या क्लियरली वॉयलेट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर, क्लियरली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेड एंड के करीब है, रेड एंड के करीब है, तो आपको वॉयलेट वाला एंड पार हो गया है। और यहां से हमने विबग्योर को समझा भी है। क्या ये प्रैक्टिकल सी बात क्लियर हो गई है कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे आगे अभी हम बढ़ते हैं। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी और पूछना हो, कोई बीच में मिस हो गया हो या जैसे भी, तो बच्चा दोबारा से पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। अच्छा, ये क्या कोई कुछ कह रहे हैं क्या सर? रेजोनेंस बता दो एक बार। रेजोनेंस दोबारा बता दूं? ठीक है, 1 सेकंड अभी बताता हूँ। देखिए, रेजोनेंस फिनोमेना का क्या मतलब होता है? हम जब बुकलेट यूज करते हैं बहुत बार, कौन से इंस्टीट्यूट की यूज कर रहे हैं? एलन। रेजोनेंस, जिसमें से आप डाउट वगैरह, जो एक्सरसाइज मैंने आपको भेजी थी रेजोनेंस की थी ना, वो रेजोनेंस इंस्टीट्यूट की। आपने उस पे ये देखा है कभी ये ऐसा सिंबल बना रहता है रेजोनेंस का, कभी उस इंस्टीट्यूट का? कहीं बुक्स पे है क्या? पक्का देख रखा है ना ये? क्या मतलब होता है इस सिंबल का? क्या दिखाना चाह रहा है ये? नहीं पता सर, ये उसका लोगो नहीं, लोगो तो ऐसे ऐसे थोड़ी है कि कोई रेजोनेंस आर से इंस्टीट्यूट था और आर बना दिया लोगो, ये आर थोड़ी है, तो कुछ और है। तो ये मैं यही तो पूछ रहा हूँ, लोगो क्या बताना चाह रहा है, कि ये हमारी समझ में आ रहा है क्या? नहीं, देखो सुनो, ये लोगो क्या बताता है मैं आपको बताता हूं। आगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, दिस इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मतलब बाहर से जो लाइट आ रही है वो, समझ गए हो? दिस इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। एंड इधर होता है एम्पलीट्यूड, कोई भी ऑसिलेशन होंगे उनका एम्पलीट्यूड। कोई सिस्टम है उसमें कोई ऑसिलेशन होने, उसके एम्पलीट्यूड इधर लिया जाता है ग्राफ में। आप ये बताओ, इस सिस्टम के लिए, जैसे मैंने पेपर वाला सिस्टम लिया, बेस्ट पार्ट कौन सा है? किस पार्ट को वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा? वो फ्रीक्वेंसी जो आने वाली फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो? इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। भाई ये कोई सिस्टम है, इसमें लाइट आई, इसमें हल्के फुल्के ऑसिलेशंस होंगे, जो अंदर मॉलिक्यूल है ऑसिलेट करेंगे। लाइट की फ्रीक्वेंसी ν1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ν2 है, तो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम होगा। लेकिन अगर लाइट की भी फ्रीक्वेंसी ν2 हो तो क्या वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी? यही पढ़ा था हमने अभी रेजोनेंस में। यस सर। कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो ग्राफ है ये कुछ इस टाइप का बनता है। पहले ये बताओ, ये क्या मतलब है? जिस वक्त आपकी न्यू ड्राइविंग उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो,
जिस वक्त आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, उस वक्त जो एम्पलीट्यूड है क्या वो मैक्सिमम नजर आ रहा है आपको? बताओ एक बार, ग्राफ का मतलब बताओ। यस सर, यस सर। अगर आप ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल से कम करते हो, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम भेजते हो, तो भी एम्पलीट्यूड कम है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल से ज्यादा करते हो तो भी एम्पलीट्यूड कम है। लेकिन अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग मतलब ये आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लो ये सिस्टम कोई सर्किट हो, ये कोई भी एक सर्किट है, सर्किट जो आप पढ़ चुके हैं पहले, और इसको बाहर से चलाने के लिए कोई सोर्स आया, कोई भी सोर्स, एसी डीसी, एसी सोर्स हम बोल देते हैं इस तरह से, ये सोर्स आया। सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, और सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस तरह से। अब जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। सर्किट की मैंने बात की है, क्या सर्किट का कोई रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होता है ना? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, सर्किट का अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो वो जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां आके रुक गया अगर कुछ आर नॉन जीरो है तो। लेकिन अगर आर जीरो होगा तो बताओ ये ग्राफ कैसा जाएगा? एम्पलीट्यूड कितना बन जाना है? तो अगर ये इंफिनिटी बनाओगे तो क्या ये ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं? बताओ, समझ गए हो क्या? यस सर। क्या यही सिंबल है उस रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो दिखाते हैं? यस सर। अब उन्होंने कोई अपनी थीम बना रखी होगी, उनका मतलब होगा कि जैसे वही तो बात हुई, आप आओ, आपकी फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस के जो टीचर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो जो रिजल्ट है एम्पलीट्यूड बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ उन्होंने इसको कहीं मिलाया नहीं। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में आओगे तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा? इंफिनिटी, रेजिस्टेंस जीरो, ताकि जो आपके रिजल्ट, रेजिस्टेंस मतलब विरोध, अपोजिशन, कोई काम ना करने दे रहा है ऐसा काम, ताकि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाए? इनफाइनाइट, मतलब रिजल्ट हो जाए। तो क्या आपको ये चीजें समझ आई कि नहीं आई? बताओ इनका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखो मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं रेजोनेंस का। कभी भूकंप आता है, अपने यहां इतना कॉमन नहीं है, कभी भूकंप आता है, आपने देखा होगा एक शहर में भूकंप आया, एक मोहल्ले में भूकंप आया, 5 बिल्डिंग थी, एक गिर गई 4 रह गई, ऐसा होता है? सुना होगा ऐसा कई बार ऐसा। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई पुरानी हवेली थी, कमजोर थी, हो सकता है 5 नए मकान हो सकता है 5 एक ही सीमेंट से बना रखे हो, अच्छे मटेरियल से, फिर भी एक गिर गई 4 रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी रेजोनेंस है। हर बिल्डिंग की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर बिल्डिंग की, हर मटेरियल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। भूकंप एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है। जिस बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ भूकंप की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, क्या होगा बताओ? हाँ, वो बिल्डिंग उस भूकंप को एब्जॉर्ब कर लेगी, उस रे को, और उसके एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो क्या आपको एक चीज समझ आ रही कि ये जो रेजोनेंस है ये तो मतलब इतना ज्यादा हमारे लिए समझने लायक चीज है, ये तो इवन अर्थक्वेक तक में ये चीजें काम आ रही है। अच्छा, इसका पता कैसे लगा था? ये रेजोनेंस जैसा फिनोमेना है, इस तरह की कोई बात कैसे पता लगी थी? पता है कि नहीं पता आपको? एक बार क्या हुआ, एक नया ब्रिज बना था, करीब होंगी 100-200 साल पुरानी बात। बैटरी लो। एक बार क्या हुआ, एक नया ब्रिज बना था और उस पे फौजियों की एक टुकड़ी जा रही थी, और वो लेफ्ट राइट करते हुए जा रहे थे, और उन्होंने पुल पे भी वो लेफ्ट राइट तोड़ा नहीं। तो फौजी बड़े ही पीरियोडिक तरीके से बार बार पांवों को उस पर रख रहे थे। तो उस ब्रिज के लिए फौजियों का आना एक एक्सटर्नल वेव की तरह हुआ, जिसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी थी, उनके पांव रखने का टाइम पीरियड था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी।
आप और हम चले तो कोई वेव बनती ही नहीं है। क्या हम ऐसे कदम ताल करते हुए चलते हैं क्या हर जगह? नहीं चलते। फौजियों ने गलती ये की उन्होंने कदम ताल ब्रेक नहीं किए, क्योंकि उन्हें क्या पता है ऐसी कोई चीज है। कदम ताल करते जैसे उन्होंने उस पर एंट्री ली, उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उन फौजियों की नेचुरल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, जिससे ब्रिज में ऑसिलेशंस होने लगे अच्छे एम्पलीट्यूड के और ब्रिज ब्रेक हो गया। फिर साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि भाई ये है क्या, ये आखिर क्यों है। तो वहां से हमें पता लगा कि ऐसी भी कोई चीज है, रेजोनेंस जैसी भी कोई चीज है। अभी बताओ, अभी मुझे आप ये बताओ, क्या शायद हमने काफी देर ये रेजोनेंस डिस्कस कर लिया है, क्या आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर है ना रेजोनेंस से रिलेटेड? यस सर। एक बच्चे ने अभी बोला था सर दोबारा समझा दो रेजोनेंस, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी भाई, आपको आ गया है समझ? यस सर। ठीक है, चलिए तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने जस्ट लाइट को ही सीखा है कि लाइट, व्हाइट लाइट कैसी होती है, इसमें क्या कुछ है, प्रैक्टिकली आपने करके भी देख लिए। और मैंने कहा आज क्लास के बाद जरूर 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 आपको ये करके देखना है। करेंगे ना आप? यस सर। क्या विबग्योर के दोनों एंड्स देखने हैं? आप देखना आपके पास कैसा पेपर है, कौन सा, दो अलग अलग तरह के पेपर लेके और उससे करके देखना। तो अभी हम अपनी शुरुआत करें। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन मतलब चेंज ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्शन मतलब चेंज ऑफ मीडियम। लाइट अपना मीडियम चेंज करे, एक मिनट, लाइट अपना मीडियम चेंज करे, उस चीज को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। अब मान लो ये कोई मीडियम है, लाइट इधर से आई और लाइट इधर निकल गई। मैं कहता हूं ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। क्या मतलब है इन बातों का, रेयरर और डेंसर का? रेयरर मतलब जहां लाइट फास्ट चले और डेंसर मतलब जहां लाइट स्लो चले, है ना? समझ आ गई बात? रेयरर मतलब हल्का मीडियम। अगर इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है और इस मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो हमारा कहना है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। और मुझे लगता है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि अगर रेयरर टू डेंसर जाती है तो लाइट टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। ये नॉर्मल है इंटरफेस पे, पढ़ा है ना ये? तो ये जो बीच की लाइन है, इस मीडियम और इस मीडियम, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। दोनों मीडियम के बीच की जो लाइन है, कॉमन फेस, उसे बोलते हैं इंटरफेस। दो अलग अलग मीडियम के बीच का ये फेस है, इसे बोलते हैं इंटरफेस। अच्छा, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट चली है। मान लो इस सोर्स की लाइट जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो न्यू चेंज नहीं होगा मीडियम चेंज होने पे भी, न्यू चेंज नहीं होगा मीडियम चेंज होने पे भी। मतलब अगर यहां कलर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट का है तो यहां भी कलर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट का ही होगा। समझ गए हो क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। और क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला था v बाई न्यू, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज होगी, तो बताओ लैम्डा चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लैम्डा 1 यहां था और यहां लैम्डा 2 होगा। और ये कहता है कि अगर न्यू सेम है तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। इसका मतलब लैम्डा 1 ज्यादा था, रेयरर मीडियम में उस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में उस लाइट की वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, ये हमने जनरल बातें पढ़ी। तो यहां से मुझसे यूं समझ में आया कि जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो मीडियम पे डिपेंड कर रही है क्या फ्रीक्वेंसी? नो सर, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स। जबकि जो स्पीड और वेवलेंथ है वो मीडियम चेंज होने पे चेंज हो रही है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में भी उसी तरह से दो एंगल, एक आई और एक आर। आई को क्या बोल देते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आर को क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां भी पिछली बार की तरह दो लॉज होते हैं हमारे पास, जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बताओ एक बार रिफ्रैक्शन का डायग्राम समझ आ रहा है कि नहीं? अब मैंने आपको चैप्टर के शुरू में दो लाइट बताई, मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक। आप बताओ ये लाइट मोनोक्रोमेटिक है कि पॉलीक्रोमेटिक है? मोनो। क्योंकि इसमें एक सिंगल वेवलेंथ लाइट जा रही है। तो हम इस पूरे चैप्टर में मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ेंगे। जो आपका अगला चैप्टर है एनसीईआरटी का अगला चैप्टर डिस्पर्जन का जहां जिक्र होगा वहां हम जाएंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट पे। लेकिन शुरुआत तो करनी थी, बताना तो था, इसीलिए मैंने आपको उस छोटी सी एक्टिविटी के साथ ही बताया। मुझे लगता है आज शायद क्लियर तो हो गया होगा मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक का मतलब। यस सर। और एक जैसे क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स दिखाओ, तो उसके लिए हम कहते हैं भाई प्रिज्म चाहिए, ऐसे नहीं देखा जा सकता। बोलते हैं ना हम प्रिज्म होना चाहिए, सुना है कभी कि प्रिज्म उनको स्प्लिट कर देता है। लेकिन क्या आपने सिंपल पेपर की मदद से नहीं देख लिया दोनों एंड्स को कि किस तरह से एंड्स है? तो कुछ चीजें प्रिज्म से बीच वाले कलर भी दिख जाते हैं, बस ये बात है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ हमें पिछली बार की तरह बिल्कुल वैसा ही जैसा रिफ्लेक्शन में था। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस at the point of incidence and refracted ray all lie in same plane। क्या ऐसा कोई रूल वहां था कि नहीं? यस सर। ये आपका है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो है स्नेल्स लॉ, उस पे इसके बाद चलते हैं। आप एक बार ये डायग्राम बना के और इन चीजों को नोट कर लीजिए ढंग से। करोगे? एक मिनट अभी चलते हैं। ठीक है अभी चलते हैं आगे। इसके बाद हम आएंगे सेकंड लॉ पे। जस्ट अ मिनट। जस्ट एक मिनट, कुछ बैटरी ज़्यादा ही डाउन चलेगी थी। मैं एक बार अभी करता हूँ आगे कंटिन्यू, इसको देख लीजिए ऑन हो जाए तो। कोई नहीं टेस्ट गुप्ता रखा है मीटिंग में। अरे यार वो मेरा ही है, वो लैपटॉप से, भाई का नाम है वो, और कुछ नहीं है। मैं ही ज्वाइन करता हूँ उससे। तो चलिए ये तो हो ही नहीं पा रहा है इसमें स्टार्ट। बैटरी बची 7%। ठीक है हम करते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, रुको।
मिटा दूं? ये हो गया यहाँ तक, नोट हो गया ना आपका? यस सर। यस सर। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ पे हम चलेंगे। डायग्राम मैंने यहीं बचा के रखा है सेकंड लॉ के लिए। जो सेकंड लॉ है उसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ आपका होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर आपके दो मीडियम हैं वो फिक्स हैं, ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। जैसे मान लो ऊपर एयर हो और नीचे वाटर हो, ऊपर एयर हो और नीचे वाटर हो, तो एयर से वाटर अगर लाइट आएगी, एयर से वाटर अगर लाइट आती है तो आप किसी एंगल पे डाल लो, कितने ही एंगल पे वो रिफ्रैक्ट होके जाए, लेकिन हर बार ये वैल्यू क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी, जब तक आपने दोनों मीडियम चेंज नहीं किए हैं। इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब ये किसके बराबर होती है उस चीज पे तो हम अभी आएंगे, लेकिन आप ये बताओ, ये समझ आ गया स्नेल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है? ये चीज जरूरी है इसमें? यस सर। ये चीज जरूरी है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जब तक दोनों मीडियम चेंज आपने नहीं किए तो ये साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहेगा। नोट कीजिए भी सर, एक बार फिर से रिपीट करना। एक मिनट। सर यहाँ पे मीडिया है, मीडियम। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। यहाँ एक मीडियम है कि दो हैं? दो। हाँ, तो इसलिए मीडिया लिखा है, ठीक है? मीडियम्स नहीं होता, मीडिया होता है वो। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, ये क्या कहता है ये एग्जांपल। जैसे सपोज ऊपर कोई मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और नीचे कोई मीडियम है, मीडियम नंबर 2। फिक्स है ये दोनों मीडियम फिक्स हैं। आपने कोई लाइट डाली इतने बड़े एंगल पे, मैं कहता हूं ये डेंसर है, ऊपर वाले के मुकाबले ये डेंसर है, तो वो लाइट किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लो ये एंगल I1 है और ये एंगल है R1। फिर इसी मीडियम पे आपने कोई दूसरी लाइट डाल दी यहां थोड़े कम एंगल पे, और ये एंगल है I2। ये लाइट भी टुवर्ड्स द नॉर्मली बेंड होनी है, समझ गए हो? क्योंकि डेंसर में जा रही है। ये एंगल और भी कम होगा, और मान लो ये एंगल आपका है R2। सपोज ये एंगल आपका है R2। तो जब तक मीडियम सेम है, ऊपर 1 नीचे 2, तो जो साइन आई बाई साइन आर होगा वो सबके लिए फिक्स होगा। चाहे आप λ1 वेवलेंथ की लाइट डाल लो, चाहे आप λ2 वेवलेंथ की लाइट डाल लो, यानी कि इक्वेशन बनेगी साइन I1 अपॉन साइन R1 दैट इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। चाहे इनकी वेवलेंथ अलग अलग हो, टाइप ऑफ लाइट अलग अलग हो, लेकिन ये रूल है आपका स्नेल्स लॉ। आप ये बताओ, ये एग्जांपल समझ आया क्या? हाँ भाई, ये एग्जांपल ठीक है, तो ये अपने बना भी लो। इसके साथ ये जो भी आपने अभी लिखा है, इसके साथ आप ये वाला एग्जांपल बना भी लीजिए, ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ भाई क्या मतलब था क्या नहीं।
हो गया, लिख लिया? नो सर। ठीक है लिखिए। खुशियां करदा है तू। हो गया ना? यस सर। ठीक है। अभी तो स्नेल्स लॉ अभी हम और आगे बढ़ाएंगे।